तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका का मजाक बन रहा है। एक तरफ अमेरिका ने सीरिया में अल जुलानी का पैर पकड़ लिया, उसके चरणों में रहना चाहता है, उसका पैर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस यमन पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल लगातार हमले करते ही रहते हैं, उसी यमन के एक हमले को रोक पाने में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। जिस यमन पर इजराइल ने अभी हाल ही में आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसी यमन के हमले को रोकने में इजराइल को नानी याद आ रही है। इजराइल पर इस वक्त यमन के हुतियों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 3 दिन से रोजाना असरल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं और एक भी हमले को इजराइल नहीं रोक पा रहा है। जिस थाट पर अमेरिका को इतना नाज है, उसी थाट के होने और ना होने का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। यमन के हुतियों के हमले को ना तो आयरन डोम रोक रहा है, ना तो एरो एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहा है और ना ही अमेरिका थाट रोक पा रहा है। कुल मिलाकर यमन के हुतियों ने इजराइल का गर्दा उड़ा दिया। इस हमले की तस्वीरों को अब इजरायली मीडिया भी दिखा रहा है, पर इजरायली मीडिया चंद लोगों के घायल होने का दावा कर रही है। इजरायली मीडिया सिर्फ उतना ही बता सकती है जितना इजरायली सेना ने उनके लिख कर दिया है, क्योंकि इजराइल में सेंसरशिप लागू है, जिसकी वजह से इजराइल के भीतर की कोई भी तस्वीर और कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकती। पर जिस तरह की तस्वीरें राजधानी तेल अवीव के भीतर से नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस हमले में भारी नुकसान की ज्यादा से ज्यादा इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा लोग को मारे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर यमन के हमले को देखकर यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से इजराइल ने गजा में बमबारी करके गजा को खंडर में तब्दील कर दिया, उसी तरह से यमन के हुती भी हमला करके तेल अवीव को खंडर में तब्दील कर देना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि हुतियों की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है, जिसका तोड़ ना तो इजराइल के पास है और ना ही अमेरिका के पास। यमन ने हुतियों ने इजराइल पर उस शनिचर की सुबह में इतना जबरदस्त हमला किया, जिसकी खबर अब इजराइल मीडिया दिखाने के लिए मजबूर हो गई है। यमन के इस हमले में इजराइल के तकरीबन 16 लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में इमरजेंसी सर्विस के मैगन डेविड एडोम के हवाले से बताया है कि सुबह के वक्त ही यमन से दागे गया एक रॉकेट तेल अवीव जफा इलाके में गिरा और रॉकेट के गिरने से कांच के टुकड़े से 16 लोग मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह हमला इजराइल के वक्त के मुताबिक बिल्कुल अल सुबह 3:50 के आसपास हुआ और इसी वक्त खतरने का सायरन भी बजने लगा। अब अगर इजरायली मीडिया की खबर पर गौर करें तो यमन की तरफ रॉकेट गिरा था, पर अगर इसे रॉकेट ही मान लिया जाए तो क्या इजराइल के अब ऐसे बुरे दिन भी आ चुके हैं कि वो 2000 किलोमीटर दूर से दागे गए एक रॉकेट को नहीं रोक सकता? क्या दिन आ गए हैं इजराइल के? जिस इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वो इजराइल ने एक रॉकेट को नहीं रोक पाता और कहता है कि सिर्फ 16 लोगों को मामूली सी चोट आई है। इस हमले की सारी जिम्मेदारी यमन के हुतियों ने ली है, पर जिस तरह से दावे यमनी हौती कर रहे हैं, उस दावे में बहुत फर्क है। हौतियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से IDF के मिलिट्री साइट को निशाना बनाया, यानी हौती की तरफ से किया गया हमला कोई रॉकेट नहीं था बल्कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इसी वजह से इजराइल एक एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया, क्योंकि हाइपरसोनिक की कोई व्यवस्था इजराइल और अमेरिका के पास नहीं है। इतने दिनों तक जिस अमेरिकन थाट की तारीफ हो रही थी वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है, वो सारे दावे फुस हो गए। वहीं कल तक अमेरिका जिस अहमद अल शरह उर्फ अल जुलानी पर आतंकी ठप्प लगाया और फिर उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, और उस इनाम को अमेरिका ने खत्म कर दिया है। जब से अमेरिकन डेलीगेशन सीरिया में जाकर अल जुलानी से मिला है, तब से ही अमेरिका का तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। एक सीनियर डिप्लोमेट ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी की गिरफ्तारी के लिए $10 मिलियन का इनाम हटा रहा है। अमेरिका ने 2018 में HTS को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि इस साल सैकड़ों की तादाद में इजरायली सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी वजह गजा में चल रहा जंग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हयोम के जरिए दावा किया जा रहा था कि इस साल लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 500 अफसरों ने अपनी सर्विस को छोड़ दिया था। हालांकि सेना छोड़ने वाले के तादाद को चौंकाने वाला बताया गया है, जिससे सेना के अधिकारियों और सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना को झटका लगता है। खास तौर पर से गजा जंग के बीच ही इस्तीफा देना कोई मामूली बात नहीं है।
समाचार पत्रों ने इस्तीफे की इस लहर के लिए कई वजह बताए हैं, जिनमें लगातार दूसरे साल युद्ध जारी रहना भी शामिल है। सर्विस छोड़ने वाले अधिकारियों में से एक ने कहा कि जंग के दौरान अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने वाले भारी दबाव बर्दाश्त से बाहर है। अफसरों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछले 1 साल से कोई बुलडोजर उनके शरीर को कुचल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गजा के भीतर इजरायली हवाई हमले में उत्तरी हिस्से में एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। अल जजीर के मुताबिक ये परिवार अल जबालिया इलाके में रहता था। हमले के बाद पूरा परिवार मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गया। जबालिया में खल्ला परिवार के घर के मलबे के नीचे से पीड़ितों को निकालते हुए दिखाई दिया। सिविल डिफेंस सिक्योरिटी के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि तमाम शहीद एक ही परिवार के हैं, जिनमें 7 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 6 साल का है। बसल ने बताया कि हवाई हमले में 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इजरायली सेना शुरू से ही आम लोगों को निशाना बनाने से इनकार करती रहती है। वो हमास पर हमले के नाम पर गजा की पूरी आबादी ही वीरान कर चुका है, पर उसके हर निशाने केवल आम फिलिस्तीनी ही होते हैं। इजराइल गजा में एकमात्र इमरजेंसी सर्विस देने वाले कमाल अदवान हॉस्पिटल पर भी कई बार हमले कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के सीनियर इमरजेंसी अफसर ने कहा कि गजा एक कब्रिस्तान बन गया है, क्योंकि जबरदस्त सर्दी, भारी बारिश, भूख का स्तर बहुत ही भयानक हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। नुसीरात कैंप से बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का पूरा समाज अब कब्रिस्तान बन गया है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक इजराइल और हमास के बीच सीज फायर नहीं पाया है। हमास लंबे समय के लिए सीज फायर चाहता है, पर इजराइल अपनी सेना गजा से नहीं निकालना चाहती। गजा पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू गजा की जंग को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी कुर्सी भी खत्म हो जाएगी। इजराइल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा करप्ट पर्सन के तौर पर नेतन्याहू को देखा जा रहा है, पर यमन ही इनका कायदे से इलाज कर रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हफीज जालंधरी ने भी क्या खूब फरमाया है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।